कृषि विज्ञान केंद्रों को और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयास तेज। आईसीएआर ने देश भर के केवी केंद्रों का कायापलट करने के लिए बनाई योजना। देश में दाल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एक्शन मोड में सरकार। भारत दाल के नाम से 60 रुपए प्रति किलो के दर से चना दाल बेचने का लिया फैसला। भारत से मूंगफली के निर्यात में जबरदस्त तेजी। विदेशों में 54% तक बढ़ी भारत की मूंगफली की मांग। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ आज हम खेती के सिकंदर में आपको बनाएंगे सहकारिता के आंदोलन का गवाह और साथ ही बीते हफ्ते जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हो रहे नए अनुसंधानों को किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। देश भर में केवीके का बड़ा नेटवर्क है जो कृषि कार्य से संबंधित जानकारियां और नए शोधों को स्थानीय स्तर पर किसानों तक पहुंचाते हैं। इसे और बेहतर बनाने के लिए आईसीएआर ने पिछले कुछ हफ्तों में कई बैठकें की हैं, जिनमें केवीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अन्य कमियों को दूर कर उन्हें सबल बनाने का फैसला किया गया है। पिछले सप्ताह तक खरीफ फसलों के रकबे में दर्ज की जा रही करीब 9% की कमी इस सप्ताह घटकर 4% रह गई है। हालांकि ये अब भी पिछले साल से कम है। इस सप्ताह तक खरीफ फसलों की बुआई में मोटे अनाज व गन्ने को छोड़कर बाकी दलहन, तिलहन व धान का रकबा घटा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार खरीफ फसलों के उत्पादन क्षेत्र पर गहरी नजर रख रही है और अब तक बुआई में जो गिरावट देखी गई है उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उधर कर्नाटक और महाराष्ट्र में कम बारिश के कारण खरीफ की बुआई में धीमी प्रगति के कारण मक्के की कीमतें बढ़ने लगी हैं। परिणाम स्वरूप पोल्ट्री क्षेत्र को बढ़ी हुई लागत पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है। देश में इस साल हल्दी के भाव में अचानक तेजी देखने को मिली है, जिससे लगभग 10 साल बाद किसानों को हल्दी के अच्छे भाव मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित कुरुंदा मार्केट में हल्दी को 19,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। हल्दी को अच्छे दाम मिलने से किसान काफी खुश हैं। हल्दी उत्पादक राज्यों में बेमौसम बारिश होने से फसल खराब हुई है, जिससे भाव में तेजी देखी जा रही है। सरकार दालों के दाम में किसी भी संभावित बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए एक्शन मोड में है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने देश में चना दाल को रियायती दाम पर बेचने का फैसला किया है। सरकार ने भारत दाल नाम से बाजार में कम कीमत पर चना दाल बेचने का फैसला किया है, जिसके तहत सरकार 60 रुपए किलो की दर से चना दाल बेचेगी। फिलहाल नेफेड दिल्ली एनसीआर में सस्ती दर पर चना दाल बेच रहा है। इसके अलावा एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल केंद्रों पर भी भारत दाल बेची जाएगी। देश के मूंगफली किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस बार विदेशों में भारत की मूंगफली की बहुत मांग देखी जा रही है, खासकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से। पिछले साल भी मार्केट में मूंगफली के अच्छे दाम मिले थे। इस बार भी इसमें तेजी देखी जा रही है, जिसका फायदा देश के किसानों को मिल रहा है। भारत से निर्यात के पीछे असली वजह अर्जेंटीना को बताया जा रहा है। दरअसल अर्जेंटीना मूंगफली के उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान रखता है, लेकिन इस बार अर्जेंटीना में मूंगफली की पैदावार बहुत कम है, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारत से मूंगफली के निर्यात में 54% की तेजी दर्ज की जा रही है। ये आंकड़ा इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल मई तक का है। और फिलहाल यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक खास रिपोर्ट, जिसमें बात होगी छोटे और सीमांत किसानों के लिए रामबाण साबित हो रहे एक ऐसे सांगठनिक मॉडल की जो वैसे तो दशकों पुराना है, लेकिन पिछले कुछ समय में जिसे विशेष सरकारी फोकस ने मजबूती के
नए आयाम दिए हैं। देखेंगे कि केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों ने कैसे लाखों किसानों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की है। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। विकसित भारत के लिए जब बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की बात होती है तो उनके सबसे महत्वपूर्ण साधनों में एक बेशक सहकारिता है। यही वजह है कि देश में पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया है। सहकारिता के लिए वैसे ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं जैसे कॉरपोरेट सेक्टर को मिलते रहे हैं। विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में क्या-क्या महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, देखिए मंडी.com की इस खास रिपोर्ट में। भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन हो रहा है। सहकारिता मंत्रालय में और सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे पर भी होते रहेंगे। बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। ये पंक्तियां समाज जीवन में सहकारिता के महत्व को रेखांकित करने के लिए काफी हैं। यही वजह है कि देश भर में सहकारिता से आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं। सहकारिता से जुड़े लोगों का सशक्तिकरण हुआ है। सहकारिता से हजारों लोगों को आत्मनिर्भरता मिली है और साथ ही उनके श्रम को गरिमा भी मिली है। अमृत काल में गांवों और किसानों के विकास में सहकारी क्षेत्र की भूमिका बड़ी होने वाली है। तभी तो सरकार और सहकारिता मिलकर विकसित भारत के सपने को दोगुनी ताकत प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। सहकारी समितियां हमारी जिंदगी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। आज सहकारिताओं को सिर्फ आर्थिक उद्यम के रूप में नहीं देखा जा सकता। कई स्थानों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सहकारिता की बुनियाद पर कृषि क्षेत्र की आधारभूत संरचना खड़ी हो रही है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अमूल के सहकारी प्रयासों की चर्चा आज विश्व स्तर पर होती है। सहकारिता के बदलते स्वरूप को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित आयुष्मान सहकार योजना में भी देखा जा सकता है। आज अगर हम दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है तो इसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है तो इसमें भी
सहकारिता का बड़ा योगदान है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। औद्योगिक क्रांति के कारण पैदा हुए आर्थिक और सामाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप भारत में वर्ष 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में सहकारी समितियों के संगठनों की संभावना और सफलता पर रिपोर्ट के लिए समिति की स्थापना की गई। रिपोर्ट के आधार पर 1904 में सहकारी साख अधिनियम पास किया गया। तभी से सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। देश में वर्ष 2004 को सहकारिता का जो पौधा लगाया गया था वो अब वट वृक्ष का रूप ले चुका है। सहकारी गतिविधियों की विकास यात्रा का अध्ययन करने से पता चलता है कि पूंजी की अनुपलब्धता, पेशेवर कार्यबल और नीतियों में एक रूपता का अभाव इस क्षेत्र की बड़ी कमजोरी है। ऐसे में ये कहना उचित होगा कि किसी भी सहकारिता में नेतृत्व विकास का कार्य सिर्फ मौके के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। भारत में 1904 में सहकारिता शुरू हुआ, करीब 118 साल के पहले। तब से जो काम हो रहा था और उनके बाद जब नया सहकारी मंत्रालय बनाया गया तो रियल में सहकारिता का जो देश को फायदा होना चाहिए वो आज हम अनुभूति कर रहे हैं। देश में 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से करीब 30 करोड़ सदस्य इनके साथ जुड़े हुए हैं। देश में सहकारिता ने दुग्ध क्रांति ही नहीं बल्कि कृषि, मत्स्य पालन, पर्यटन और बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार समेत अनेक क्षेत्रों में भी अर्थव्यवस्था को गति दी है। शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों से लेकर इफ्को और क्रिब्को जैसी अनेक सहकारी संस्थाएं आर्थिक गतिविधियों का अहम हिस्सा बनकर उभरी हैं। ग्रामीण इलाकों में तो कृषि ऋण उपलब्ध कराने के मामले में सहकारी बैंकों ने उस तबके तक अपनी पहुंच स्थापित की है जो अर्थव्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े हैं। 125 साल पुराना ये आंदोलन, इसने देश को अब तक काफी कुछ दिया है। ये सदी में हमने ढेर सारा उपलब्धियों को प्राप्त किया है, मगर विगत 25-30 साल से हमारा क्षेत्र एक ठहराव की अनुभूति कर रहा था। हमने ढेर सारे अचीवमेंट करे हैं, जैसे मैंने कहा कृषि वितरण, ऋण वितरण की अर्थव्यवस्था में हम लगभग 29% का हिस्सा सहकारी आंदोलन का है। उर्वरक के वितरण में 35% का हिस्सा सहकारिता आंदोलन का है और ढेर सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियां, मत्स्य उत्पादन समितियां और कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके माध्यम से विशेषकर छोटे वर्ग की आजीविका के लिए सहकारी क्षेत्र के आंदोलन ने बहुत सारा हमने किया है। सहकारिता के क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक प्रभावी प्रयास पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ। 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के जरिए सहकारी संस्थाओं के एक से अधिक राज्यों में परिचालन गतिविधियों से जुड़ा कानून बनाया गया। इसके बाद 2011 में संविधान के 97वें संशोधन के जरिए केंद्र और राज्यों में सहकारी गतिविधियों को एक रूपता प्रदान करने की कोशिश की गई। जाहिर है अब इस क्षेत्र की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ और कानून और पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी जो सभी राज्यों और केंद्रीय ढांचे को एक तल में रखने में समर्थ हों। मोदी जी के इनिशिएटिव से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में संशोधन का काम संसद की संसदीय समिति ने सर्वानुमत से करा है। ढेर सारा कंसल्टेशन आप लोगों के साथ भी हुआ है और इसी सत्र के अंदर ये कानून आने वाला है। इसके साथ साथ पैक्स के कानून, पैक्स के उपनियम, बायलॉज समग्र देश में अलग अलग थे। इसके अंदर एक वाक्यता लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने
पैक्स के बायलॉज को बनाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी के रूप में भेजा। मुझे कहते हुए आनंद है कि 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने पैक्स के कानून को, उपनियमों को स्वीकार कर लिया है। देश के 85% पैक्स इस सितंबर के बाद एक ही बायलॉज से चलेंगे। सबकी भागीदारी और सहस्वामित्व किसी भी सहकारिता की आत्मा होती है। ऐसे में देश में सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे बदलाव सहकारिता से जुड़ी करोड़ों जिंदगियों के लिए सुखद संदेश है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे देश में सहकार आधारित व्यवस्था में कैसे समाज के हर वर्ग को सहकारिता से सहयोग मिल रहा है। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी.com में केंद्र की मोदी सरकार के पिछले कुछ सालों में देश के सहकारिता क्षेत्र को बहुत ही नजदीकी से अध्ययन किया गया है। सरकार ने कई फैसलों के जरिए सहकारिता से जुड़ी बुनियादी समस्याओं को समझने और सुलझाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता आंदोलन को बेहद करीब से देखा है। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जिस गुजरात मॉडल को विकसित किया, उसमें सहकारी संस्थाओं की बड़ी भूमिका रही। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सहकारिता की गतिविधियां महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के अलावा देश के अन्य हिस्सों में उस रूप में सफल नहीं हो सकी जिस स्तर पर होनी चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और गैर जरूरी सियासी दखलंदाजी इसकी बड़ी वजहों में शामिल है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने सहकारिता के लक्ष्य को एक नई मजबूत जमीन देने की तैयारी हर स्तर पर शुरू कर दी है। सरकार के जितने भी मिशन हैं, उनको सफल बनाने में सहकारिता के सामर्थ्य में मुझे कोई संदेह नहीं है। और मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां की मैंने सहकारिता की ताकत को देखा है। सहकारिता ने आजादी के आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए एक और बड़े काम से जुड़ने का आग्रह से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने आह्वान किया है कि आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएं। सहकारिता नए भारत का मॉडल है। सहकारिता का अर्थ है स्रोत, वितरण और उपभोग से जुड़े छोटे छोटे लोगों को आपस में जोड़कर सबकी उन्नति। सबको काम मिले, किसी का शोषण न हो, किसी का एकाधिकार न तैयार हो और गुणवत्ता भी बनी रहे। आज डिजिटल प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिनका लाभ उठाते हुए भारत के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे कारीगरों को जोड़कर सहकारी संस्था बनाकर विकसित भारत का सपना पूरा किया जा सकता है। कि सहकारिता के साथ युवाओं को जोड़ेंगे, सहकारिता को साथ महिलाओं को जोड़ेंगे और सहकारिता के माध्यम से गरीब व्यक्ति की अपने घर की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने का हम प्रयास करेंगे। सहकारिता का विकास सिमेट्रिक करने के लिए भी हमने इसी सम्मेलन के बाद चिंता करनी है
ढेर सारा काम हुआ है, मगर बहुत काम बाकी भी है। नए क्षेत्रों को भी सहकारिता के साथ हमने समाहित करना है और कंप्यूटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और एक खुलापन इस सहकारिता के अंदर आए, इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन से सुधारों को हमने स्वीकारना पड़ेगा। जात, क्षेत्र और वर्ग आधारित अंतर को पाटने में सहकारी समितियों ने अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की हैं। देश भर में तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही सहकारिता समितियां ग्रामीण भारत के ज्यादातर हिस्से को कार्यक्षेत्र में शामिल कर चुकी हैं। ग्रामीण भारत में सहकारी समितियां किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक और रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करा रही हैं। इसी तरह सहकारिताएं कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मुहैया कराने के लिए प्रभावी विपणन तंत्र के रूप में कार्य कर रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री की जो कल्पना है सहकार से समृद्धि की, हम देश की समृद्धि को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, देश के जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाएंगे, परंतु इसके साथ साथ जो नीचे का तबका है, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीता था, जिसको मोदी जी ने अभी अभी ढेर सारी सुविधाएं दी है, अब वो अपनी बेसिक सुविधाओं की मशक्कत से बाहर निकला है। वो आशा के साथ अपनी नई पीढ़ी के सामने देख रहा है, उसके पास पूंजी नहीं है। इसकी छोटी छोटी पूंजी को एकत्रित कर कोऑपरेटिव से एक बड़ी पूंजी बनाकर उसको भी उद्यम के साथ जोड़ने का काम हम करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। हर क्षेत्र में सहकारिता के एक्सपांशन के लिए आपके सहयोग की जरूरत है, मगर मैं फिर से एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि हमने भी स्वयं शिस्त से पारदर्शिता और परिवर्तन को स्वीकारना पड़ेगा। एक कठिन जरूर है, मगर असंभव नहीं है। अगर हम ये कर लेते हैं तो समग्र देश के सहकारिता आंदोलन को हम बड़ा बल देंगे और प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो सहकारिता का इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। आर्थिक सुधार की बयार अब सहकारिता के क्षेत्र में बहने को तैयार है। इसलिए पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारिताओं में भी ईज ऑफ डूइंग के मानक लागू करने की घोषणा की थी। सहकारिता मंत्रालय के गठन से कानूनों और नियमन में जो कमियां दशकों के अनुभव से सामने आई हैं, उन्हें पूरा करने में मदद मिलेगी। नए भारत में सहकारिता देश की आर्थिक धारा का सशक्त माध्यम बनेगी। हमें ऐसे गांवों के निर्माण की तरफ भी बढ़ना है जो सहकारिता के मॉडल पर चलकर आत्मनिर्भर बनेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस पर आपकी चर्चा बहुत अहम सिद्ध होगी। कोऑपरेटिव्स में भी कोऑपरेशन को और बेहतर कैसे बनाएं, आप इस पर भी जरूर चर्चा करिए। कोऑपरेटिव्स को राजनीति के बजाय समाज नीति और राष्ट्र नीति का वाहक बनना चाहिए। सहकारिता के क्षेत्र में सुधारों का नया दौर शुरू करने के लिए सबसे पहले सहकारी संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। देश और राज्यों में सहकारिता नीति को एक रूपता प्रदान करनी होगी। सहकारी संस्थाओं को पूंजी जुटाने में आसानी हो, इसके लिए उदार नीतियां बने और साथ ही साथ सहकारिता कानून में बदलाव की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी.com। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।